स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट 10 का, जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का लगा हुआ है, माटी के मूर्ते संस्मरण। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में कि माटी के मूर्ते में कुल कितने पात्र लगे हैं, तो उसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि रब से मांगा रूप देव भाव पर बैजू शुभा बुद्ध, अर्थात रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां और बुधिया। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे रजिया को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रजिया है। रजिया के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रजिया को पढ़ने से पहले कि बेनीपुरी जी ने अपने इस संस्मरण को क्या कहा है अपने शब्दों में, तो उन्होंने कहा है इन सभी संस्मरणात्मक रेखा चित्र को बेनीपुरी जी ने स्वयं शब्द चित्र कहा है। क्या कहा है? शब्द चित्र। रजिया के बारे में इस नोट्स में लिखा है कि 1952 ईस्वी में रजिया नई धारा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था सर्वप्रथम। उसके बाद माटी के मूर्ते का दूसरा संस्करण जब आया तो 1953 ईस्वी में रजिया को जोड़ा गया। अब रजिया के बारे में यहाँ पर परिचय है कि लेखक की बचपन की दोस्त है रजिया। बचपन में अपनी माँ की चूड़ी बेचने में सहायता करती थी। युवा होने पर स्वयं चूड़ी बेचने लगी। धार्मिक भेदभाव के आधार पर लोगों द्वारा उससे चूड़ियाँ नहीं खरीदने पर दुखी होती है। और पति का नाम है हसन, मतलब कि जो रजिया है उसका पति का नाम है हसन। कुछ शॉर्ट नोट्स है यहाँ पर। कथन है, रजिया ने कहा, देखना बबुआ का खाना मत छू देना। अब जो बेनीपुरी जी ने कहा है रजिया के विषय में, रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। स्टेटमेंट पूछता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखना है। नोट्स आप भी बनाते जाइएगा। लेखक की बस्ती, लेखक के बारे में दिया हुआ है कि लेखक की बस्ती ठेठ हिंदुओं की बस्ती है। बाप माँ का इकलौता पुत्र है लेखक, अर्थात बेनीपुरी जी। लेखक की माँ चल बसी थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को परिचय में बताया था कि बेनीपुरी जी के माता पिता बचपन में ही स्वर्गवास कर गए थे, जिसके कारण उनका लालन पालन उनके ननिहाल में हुआ था, उनके मौसी के द्वारा हुआ था। तो एकमात्र धरोहर को मौसी आँखों में जुगो कर रखती अर्थात संजोग कर रखती। यहाँ एकमात्र धरोहर जो बताया गया है वो है लेखक के बारे में। अब महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखेंगे हम लोग रजिया से। रजिया जो संस्मरण है उससे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखेंगे। गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती और भर बाह की कमीज पहने भी उन्हें कभी नहीं देखा। यह स्टेटमेंट है बेनीपुरी जी का। यह बोली थी रजिया की माँ, जिसे प्रायः ही अपने गांव में चूड़ियों की खनियाँ लेकर आते देखता आया था। चूड़ियों की खनियाँ का मतलब होता है चूड़ियों का बड़ा सा रखने का जगह, जहाँ चूड़ी रखकर जिस खांचे में चूड़ी रखकर चूड़ारिन बेचा करती हैं सर पर, उसी को हम लोग चूड़ियों की खनियाँ कहते हैं। अगला स्टेटमेंट है, वह मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी बहू बेटियां उसे घेरे हुई थी। यह बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। बेनीपुरी जी कह रहे हैं रजिया के विषय में। शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी, वह ठिठकी, सहमी। उसके पैर तो वहीं बंध गए, किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। बाल सुलभ की बातें हो रही है। वह इतनी बच्ची है कि उसको ये भी पता नहीं है कि हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से छू जाता है। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकुए और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए। किसके हाथों में? रजिया के हाथों में 2 ठेकुए और एक कसार।
कसार कहा जाता है पंजीरी से बना हुआ लड्डू के आकार का कसार होता है। बिहार का फेमस है ठेकुआ और कसार, जो बिहार से होंगे उनको पता होगा। मैंने कहा, बेनीपुरी जी कह रहे हैं कि मैंने कहा खाओ ना, क्या तुम्हारे घरों में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब न में, और वह भी मुंह से नहीं, जरा सा गर्दन हिलाकर, और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लटें हिल हिल उठती, वह उन्हें परेशानी से संभालने लगती। सर को न के इशारे में हिलाती और हिलाते हुए जब उसके लटें उनको परेशान करती तो वो संभाल लेती थी। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चूड़िहारिनों के मुंह पर खिलने वाली अजस्र हंसी और चूहल में ही उसकी माँ बोली, बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा। अर्थात जो बेनीपुरी जी की भावुकता थी रजिया के प्रति और जो चूहलबाजी थी, उसको देखकर रजिया की माँ मजाक में कहती है कि बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की ओर मुखातिब होती हुई मुस्कुराहट में कहा, क्यों रे रजिया, यह दुल्हा तुम्हें पसंद है? रजिया चूड़िहारिन वह इसी गांव की रहने वाली थी, बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों की गांव में भी शादी हो जाती है ना? बात भी सही है। रजिया पढ़ नहीं सकी। रजिया कौन सी कला में निपुण हो गई थी? तो खरीदारों के हाथों में चूड़ियाँ पहनाने की कला में वो निपुण हो गई थी। यहाँ कटा हुआ है तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा कि रजिया कौन सी कला में निपुण हो गई थी। तो खरीदारिनों के हाथों में चूड़ियाँ पहनाने की कला में वो निपुण हो गई थी। नई बहुओं रजिया के हाथों से चूड़ियाँ पहनना पसंद करती। जो नई नई बहू थी वो रजिया के हाथों से ही चूड़ियाँ पहनना पसंद करती थी। रजिया की माँ इससे प्रसन्न ही हुई। जब तक रजिया चूड़ियाँ पहनाती वह नई नई खरीदार ने फंसाती, अर्थात उसकी माँ। रजिया के शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी। ये कह रहे हैं बेनीपुरी जी, देखियो रे रजिया, बबुआ जी को फुसलाए नहीं लीजियो। लेखक की भौजी कहती है, जब रजिया बहनों को चूड़ियाँ पहनाती हैं तो भाई लोग तमाशा देखने को वहाँ एकत्र हो जाते हैं। क्यों? बहनों के प्रति भ्रातृत्व भाव या रजिया के प्रति अज्ञात आकर्षण उन्हें खिंचलाता है। जब रजिया बहुओं के हाथों में चूड़ियाँ पहनाती होती है, पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते रहते हैं। क्या क्या देखते हैं? अपनी नबोढ़ा की कोमल कलाइयों पर क्रीड़ा करते हुए रजिया की पतली उंगलियों को, है ना? वो लोग क्या देखते हैं? तो अपनी नबोढ़ा की कोमल कलाइयों पर, अपनी नई नवेली की दुल्हन, जो दुल्हन है उनकी कोमल कलाइयों पर क्रीड़ा करती हुई रजिया की पतली उंगलियों को पतिदेव जी निहारते हैं। रजिया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़ीहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगे चूड़ियाँ हो, सस्ती, टिकाऊ, टटके से टटके, फैशन की, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारिनों में बनाम सिंगार, रूप रंग, नज़ो अदा भी खोजता है। सारे स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। सफल चूड़ीहारिन यह रजिया की माँ भी किसी ज़माने में क्या कुछ कम रही होगी? बेनीपुरी जी कह रहे हैं कि सफल चूड़ीहारिन यह रजिया की माँ भी किसी ज़माने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडहर कहता है इमारत शानदार थी। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। पूछा जा सकता है कि कौन से संस्मरण में या कौन सी रचना में ये पंक्ति आया है कि खंडहर कहता है इमारत शानदार थी। तो ये पंक्ति रजिया से लिया गया है और यह खंडहर और इमारत शब्द जो आया है वो रजिया के माँ के लिए यहाँ पर आया है। इस जमूरे को कहाँ से उठाई लाई है रे? लेखक ने रजिया से कहा। जमूरे शब्द रजिया के पति के लिए, खाबिंद शब्द भी रजिया के पति के लिए, और मालिक जो है वो भी शब्द रजिया के पति के लिए। नाम है हसन। लेखक की पत्नी की कलाई पकड़कर बोली। कौन बोलती है? रजिया बोलती है, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलती रहे दुल्हन। अर्थात जो पत्नी है बेनीपुरी जी की, उनके कलाइयों में चूड़ियाँ पहनाती हुई रजिया कहती है कि मालिक
अर्थात लेखक जो हैं वो भी आपके पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलती रहे जैसे आपके हाथों में चूड़ियाँ डोल रही है। लेखक अपने पत्नी को रानी कहकर संबोधित करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने यहाँ हाईलाइट करके रखा है। लेखक अपने पत्नी को क्या कहता है? तो रानी। रजिया से लेखक की भेंट पटना में हुई थी। पटना सिटी में एक छोटे से अखबार में था पीर बाबची भिश्ती की तरह। जो लोग समझते हैं कि मैं संपादक ही हूँ इसलिए मेरी बड़ी कदर है। चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक नवयुवक थे। तभी एक बच्चा आया। बाबू, वह औरत आपको बुला रही है। वे औरत कौन है? तो रजिया है। मालिक, अब नए किस्म के लोग हो गए ना, अब लाख की चूड़ियाँ कहाँ किसी को भाती है। ये जो वाक्य है ये रजिया के द्वारा है। नए लोग, नई चूड़ियाँ, साज श्रृंगार की कुछ और चीज़ें भी ले जाती हूँ। पाउडर, क्लिप, क्या क्या चीज़ें हैं ना। नया ज़माना, दुल्हनों के नए नए मिजाज, रजिया कहती है लेखक से। रजिया का पति हसन, लंबी दाढ़ी और 5 हाथ का लंबा, ये व्यक्तित्व है रजिया के पति हसन का। कैसा है? तो लंबी दाढ़ी रखता है और 5 हाथ का लंबा है वो। मालिक, यह आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता, रजिया ने लेखक से अपने पति के विषय में कहती है। किसी तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ीहारिन हैं, हिंदू दर्जी हैं, रजिया का कहना है। लेखक की पत्नी अर्थात रानी तो रजिया के अलावा किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियाँ भी नहीं लेती। रजिया ने लेखक से कहा, डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊँगी, यह भी रहेगा। क्यों मेरे राजा, है ना। रजिया ने अपने पति हसन के लिए लेखक से कहती है। बाबू, बाल बच्चों वाली हो गई किंतु इसका बचपना नहीं गया, यह कहता है हसन। किससे कहता है? लेखक से। और किसके लिए? रजिया के लिए। मालिक, अब नए किस्म के लोग हो गए ना, अब लाख की चूड़ियाँ कहाँ किसी को भाती। ये तो मैंने पढ़ा दिया है, आगे देखते हैं। ये तो लगता है डबल हो गया है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। रजिया मेरे डेरे पर हाजिर है। मालिक, ये चूड़ियाँ रानी के लिए कहकर मेरे हाथों में चूड़ियाँ रख दी। लेखक रजिया के गांव नेता बनकर आया था। जीप से उतरकर लोगों से बातें कर रहा था, या यूँ कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को सुना रहा था। रजिया, वह रजिया चली आ रही है। रजिया, वह बच्ची। अरे रजिया, फिर बच्ची हो गई। कानों में वही बालियां, गोरे चेहरे पर वही नीली आंखें, वही भरवाह की कमीज, वही कुछ लटे जिन्हें संभालती बढ़े आ रही है। ये देखिए, इसमें रजिया का भी व्यक्तित्व है कि रजिया कैसी दिखती थी बचपन में। तो नीली आंखें वाली थी, भर बाह की कमीज पहनती थी और उसके लटे जो थे वो हमेशा उसके मुख पे गिरे रहते थे, जिसको वो संभालती रहती थी। तो वैसे ही बिल्कुल उसी व्यक्तित्व, उसी तरह की एक लड़की चली आ रही है। रजिया सी दिखने वाली लड़की रजिया की पोती है, जो कि रजिया के बड़े लड़के की पुत्री है। रजिया की पोती आती है और जबरन भीड़ में घुसकर लेखक के निकट पहुंचती है, सलाम करती है और लेखक का हाथ पकड़कर कहती है, चलिए मालिक मेरे घर। कोई कह रहा है, कैसी शौख लड़की है। दूसरा बोला, ठीक अपनी दादी जैसी। और तीसरे ने मेरे होश की हवा दी, यह रजिया की पोती है। 3 हैं लोग, तीनों अपनी अपनी बातें कहते हैं। बाबू बेचारी बीमार पड़ी है, आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ी तारीफ करती है। बाबू, फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए, ना जाने बेचारी जीती है या मरती है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट है। अब देखते हैं रजिया और हसन। तो रजिया और हसन के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा कलकत्ता में कमाता है, मंझला पुश्तैनी पेशे में लगा है, छोटा जो है शहर में पढ़ता है। दादा का सिर पोते में, दादी का चेहरा पोती में। यहाँ रूप रंग के बारे में चर्चा हुआ है कि दादी का जो चेहरा है वो डिट्टो पोती जैसा, और पोती का जो चेहरा है वो डिट्टो दादी जैसा गया है। हूबहू रजिया, यह दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े पुकार रही है, दादी, ओ दादी, घर से निकल, मालिक दादा आ गए हैं। यानी कि रजिया की जो पोती है वो लेखक को मालिक दादा कहती है। रजिया की पोती लेखक को मालिक दादा कहती है।
रजिया ने अपने पोती को भेज तो दिया, किंतु उसे विश्वास न हुआ हवा गाड़ी पर आने वाले नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ कर सकेंगे। सोचती है, प्रश्न करती है अपने आप से, रजिया, हाँ मेरे सामने रजिया खड़ी थी, दुबली पतली, सुखी सुखी, रुखी सुखी, किंतु जब नज़दीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, रजिया का चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा और चमक उठी वो नीली आंखें जो कोटरों में धंस गई थी, और चमक उठी है आज फिर वे चांदी की बालियां, और देखो अपने को पवित्र कर लो। उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रहे वे लटे जिन्हें समय ने धो पोंछ कर शुभ्र श्वेत बना दिया है। अर्थात यहाँ शुभ्र श्वेत का मतलब है कि रजिया का अब एज ढल चुका है और उसके जो बाल हैं वो श्वेत रंग के हो गए हैं। और कैसे? तो उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही वे लटे जिन्हें समय ने धो पोंछ कर शुभ्र श्वेत बना दिया है। व्यक्तित्व बिल्कुल वैसे ही, लेकिन समय के साथ वो बदल चुकी है। तो यहाँ हमारा रजिया समाप्त होता है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें, इसका नोट्स बनाएं, और अब हम आएंगे अगले क्लास में और वो हमारा रहेगा बलदेव सिंह। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।